हेलो गाइस, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। मैं हूं अनिल। आज हम डिस्कस कर लेते हैं जॉन गॉल्सवर्दी का एक इम्पोर्टेंट प्ले स्ट्राइव। यूपी टीजीटी के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कैरेक्टर्स को लेकर, थीम्स को लेकर। और इसलिए एक्ट वाइज हम इसकी समरी हिंदी में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। तो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा प्ले है जॉन गॉल्सवर्दी का जिसमें लेबर और कैपिटल के बीच एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल दिखाया गया है। तो जवाब है स्ट्राइव। एक पूंजीवादी जो व्यवस्था रहती है उसमें श्रमिकों के साथ किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, इस प्ले में दिखाया गया है। 1909 में ये प्ले आया था और आते ही जबरदस्त ये हिट हुआ लिटरेरी वर्ल्ड में, ना केवल बल्कि आम पब्लिक में भी। और लेबर जो क्लास है उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था क्योंकि इसमें कहीं न कहीं उनके प्रति सिंपैथी बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी। जॉन गॉल्सवर्दी जो कि एक ऐसे प्लेराइट हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उठाया है, इसलिए इनके प्ले को कहा जाता है प्रॉब्लम प्ले। बट उनकी यूनिक क्वालिटी ये भी है कि वो कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते हैं। वो पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। तो उसी तरह से दोनों ही पक्षों को बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से पूंजीवादी लोग अपना पक्ष रखते हैं, किस तरह से वो सोचते हैं। और दूसरी तरफ जो श्रमिक लोग हैं, किस तरह से वो टॉर्चर सहते हुए उनका रुझान क्या है पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति, उसके अगेंस्ट, वो सब बहुत अच्छे से बखूबी दिखाया गया है। तो ये प्ले अपनी कैरेक्टराइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे से जाना जाता है क्योंकि दो कैरेक्टर, एक रॉबर्ट्स जो कि लेबर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एंथनी जो कि कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। क्या जबरदस्त कैरेक्टर हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किए हैं जॉन गॉल्सवर्दी ने। चलिए, स्ट्राइफ जो शब्द है ये वैसे तो का मतलब होता है संघर्ष, लेकिन जो चल रहा है दोनों के बीच में, लेबर और कैपिटल के बीच में, वो एक तरह से स्ट्राइक चल रही होती है। उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक को चेंज कर दिया है स्ट्राइफ में। तो आइए देखते हैं एक्ट वाइज इस प्ले की समरी हिंदी में, और जिससे कि आने वाले सारे क्वेश्चंस का जवाब आप अच्छे से दे सकें। तो लेट्स डिस्कस। कैरेक्टर्स की थोड़ी बात कर ली जाए क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टर्स में जो जॉन एंथनी है, ये जो कंपनी है जहां स्ट्राइक चल रही होती है लेबर्स की, जिन्होंने काम बंद कर रखा है, जिसका नाम है टेनार्टा टिन प्लेट वर्क्स। इस कंपनी का नाम आप याद रखें, शायद पूछ लिया जाए या इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कौन सी कंपनी थी जिसमें स्ट्राइक चल रही थी। तो इसका नाम है टेनार्टा टिन प्लेट वर्क्स। जॉन एंथनी 76 ईयर्स ओल्ड एक व्यक्ति है, लेकिन इच्छाओं का बहुत ज्यादा मजबूत इंसान है, बहुत मजबूत इच्छाएं रखता है। और बिल्कुल भी जो है वो अडिग है, उसे फर्क नहीं पड़ता उन लेबरर्स की परेशानियों से। स्टारवेशन चल रहा है उन लोगों के यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने सिद्धांतों की बात करता है और अनकम्प्रोमाइजिंग नेचर है इसका। डेविड रॉबर्ट्स जो कि स्ट्राइकिंग जो लेबरर्स हैं उनका लीडर होता है, ये फायर ब्रांड लीडर है, एकदम सोशलिस्ट। और इसके बारे में कहा जाता है ही हैज फायर ऑन हिज टंग। जब भी बोलता है लोग एकदम मैजिकल इफेक्ट रहता है उसके शब्दों का, लोगों के ऊपर एकदम शांत होकर सुनते हैं। और यही उस श्रमिकों की स्ट्राइक को लीड कर रहा होता है जो कि 4 महीने से चल रही होती है। एनी रॉबर्ट्स इसकी एक बहुत ही लॉयल वाइफ हैं, डेविड रॉबर्ट्स की। और बेचारी हार्ट पेशेंट होती हैं और भुखमरी की वजह से, क्योंकि 4 महीने स्ट्राइक चलते हुए हो जाता है, भुखमरी की वजह से अपने आप को एक तरह से सैक्रिफाइस कर देती हैं। शी डाइज ड्यू टू स्टारवेशन, भूखों मर जाती हैं, लैक ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ फूड। एनिड अंडरवुड ये जॉन एंथनी की बेटी होती है और ये लेबरर्स के प्रति सिंपैथी रखती है। फ्रांसिस अंडरवुड ये जॉन एंथनी का दामाद होता है, एनिड अंडरवुड का पति। ये मैनेजर है उस कंपनी का जहां इसका फादर इन लॉ मतलब जॉन एंथनी, जिसका चेयरमैन है, वहां के मैनेजर हैं। एडगर एंथनी ये बेटा है जॉन एंथनी का। और ये पूरे ही प्ले में अपने पिता का विरोध करता है कि आप क्यों लेबरर्स को इतना परेशान करते हैं। और ये
जो है सिंपैथी रखता है लेबरर्स के प्रति। साइमन हार्नेस जो कि एक यूनियन होती है श्रमिकों की, उसका अध्यक्ष एक तरह से कह सकते हैं, ऑफिशियल होता है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही शातिर इंसान होता है जो अपना स्टैंड बचाए रखते हुए उस स्ट्राइकिंग को खत्म करने की कोशिश करता है। हालांकि इसकी सिंपैथी लेबरर्स के प्रति ज़्यादा दिखाई गई है क्योंकि ये खुद अपने आप में कभी एक आम श्रमिक था और बाद में तरक्की करके इस पद पर पहुंचता है। एक फर्स्ट की समरी देखते हैं। शुरुआत जो इस प्ले की हो रही है वो एक मीटिंग से होती है। मीटिंग किस बात के लिए हो रही है? क्योंकि 4 महीने से कंपनी में स्ट्राइक कर रखी है वर्कर्स ने। वो कुछ डिमांड्स को लेकर उन्होंने स्ट्राइक कर रखी। डिमांड्स क्या है कि जो इंजीनियर्स हैं और जो भट्टी पे आग जलाने वाले जो भी फर्नेस मैन हैं, उनकी डिमांड को वर्कर्स उनको सपोर्ट करते हुए स्ट्राइक कर देते हैं कि उनकी पे जो है वो हाइक की जाए, या और भी डिमांड्स होंगी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बताई गई हैं कहीं पर भी, बस डिमांड्स ही कहा जाता है। कंपनी का नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा, पढ़ लीजिए, टिनाटा टिन प्लेट वर्क्स, जो कि नाम है कंपनी का जहाँ स्ट्राइक चल रही है। एंथनी जो कि चेयरमैन है, उसका बेटा एडगर, स्कैंटलबरी, विल्डर, वांकिन, अंडरवुड, ये सब बैठे हुए हैं उस मीटिंग में, डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डाइनिंग रूम में ये मीटिंग चल रही होती है। बोर्ड मेंबर्स, वहाँ की आग बहुत तेज है, इसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ ये आग, यहाँ पे एक आयरनिकल सिचुएशन के अंदर बताया गया है कि एक तरफ ये लोग डाइनिंग रूम में इतनी तेज आग है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लेबरर्स हैं, बेचारे वर्कर्स, उनकी झुग्गी झोपड़ियों में स्टारवेशन है, सफरिंग है, एंड देयर इज नो फायर इवन इन द किचन ऑफ वर्कर्स। बेचारों के घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है कि ढंग से वो खाना खा सकें और अपनी पत्नी अपने बच्चों को खाना खिला पाएं। तो जस्ट अपोजिट सिचुएशन है इन बोर्ड ऑफ मेंबर्स के घर से और वर्कर्स के घर में। डिस्कशन जब आग का होता है तो जो ग्रिम सिचुएशन है वर्कर्स के बीच में, उसके बारे में जिक्र होने लगता है कि जो बेचारे किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ही मिजरेबली सरवाइव कर रहे हैं बेचारे। और प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं टेंच के द्वारा, एंथनी उस पर साइन कर देता है। हार्नेस जो है वो कोशिश कर रहा होता है इन दोनों के कैपिटल और लेबर के बीच का जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए। हार्नेस की सिंपैथी जो है वो वर्कर्स के प्रति हैं। तो बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन सी पॉलिसी रखी जाए, कैसे किया जाए, स्ट्राइक जो हड़ताल चली आ रही है 4 महीने, उसको कैसे तोड़ा जाए, ये सब वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनको इस बात का आश्चर्य भी होता है कि अगर यूनियन, जिसका हार्नेस ऑफिशियल है, कि अगर यूनियन ने उनको अलाउ नहीं किया है, श्रमिकों को परमिशन नहीं दी है, तो स्ट्राइक हो कैसे गई है। हालांकि एडगर इस बात को नहीं मानता, वो कहता है यूनियन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, वर्कर्स ने अपने दम पर ही स्ट्राइक की है, और वो स्ट्राइक का लीडर जो है रॉबर्ट्स है, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। एडगर जो है वो कहता है कि जो स्ट्राइक हुई है उसके लिए डेविड रॉबर्ट्स जिम्मेदार है। हार्नेस यूनियन कहीं भी वर्कर्स को सपोर्ट नहीं कर रही है। डेविड रॉबर्ट्स ही इतना कैपेबल है अपने आप में कि उसने स्ट्राइक के लिए लोगों को उकसा दिया है। जैसे इस रॉबर्ट्स का नाम होता है तो विल्डर उसको कहता है कि फैनेटिकल फायर ब्रांड है, एकदम पगला और फायर ब्रांड, बहुत जबरदस्त वो उसका क्रेज है वर्कर्स में। स्कैंटलबरी उम्मीद करता था कि स्ट्राइक जल्दी खत्म हो जाएगी, वर्कर्स सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नतीजा ये हुआ है कि कंपनी ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है इतने दिनों से। विल्डर और स्कैंटरबरी दोनों सजेस्ट करते हैं कि कुछ कंप्रोमाइज कर लिया जाए क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन एंथनी जो कि चेयरमैन है वो बिल्कुल भी किसी मूड में नहीं है कि किसी प्रकार की ढीलता या शिथिलता दी जाए, कि बिल्कुल भी ढील नहीं दी जाएगी, जो भी होगा देखा जाएगा। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि झगड़ा जो है वो हमने स्टार्ट नहीं किया है, ये स्टार्ट किसने किया है? वर्कर्स ने। इसके उसकी ओपिनियन है कि अगर हमने एक बार जो गिव वे, एक बार जो रास्ता दे दिया, एक बार जो हम झुक गए, तो जाहिर सी बात है कोई उस चीज का अंत नहीं होगा, हमारा जो समर्पण होगा तो उसका कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो कभी भी
हमेशा हमको झुका करके ही रखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा हमारी कंपनी के लिए। और ये उसके लिए एक बेड रॉक प्रिंसिपल, मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो कभी नहीं बदलेगा। मतलब वो अपने नियमों को लेकर के सख्त है तो सख्त ही रहेगा, उसे वर्कर्स की सिचुएशन से लेना देना नहीं है। स्कैंडलरी जो है एंथनी से कहता है कि अगर आप इतने सख्त हो तो क्या आप जो जहाज है कंपनी का, क्या उसको डुबा दोगे सिर्फ अपने सिद्धांत के खातिर? तो एंथनी उसको कहता है कि जिस तरह से चूहे जहाज को छोड़ के चले जाते हैं, चाहो तो तुम भी चले जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ेगा और हम देखेंगे क्या होता है। और वो आगे अपना एग्जाम्पल देता है कि कभी भी आज तक उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वर्कर्स से, लेकिन आज तक उसने कभी युद्ध हारा नहीं है, हमेशा वो जीता ही है। तो इसलिए उसको भरोसा है, आत्मविश्वास है अपनी लड़ाई पर कि चाहे कुछ भी हो, जीतूंगा तो मैं ही। आगे वो कहता है कि वेटर गो द डेविल देन गिव इन, सरेंडर करने से अच्छा है कि सीधे जा करके भिड़ जाओ उससे, जो भी तुम्हारा दुश्मन है सरेंडर मत करो। एंथनी के एटीट्यूड को देख करके विल्डर और स्कैंटरबरी बहुत दुखी हो जाते हैं और दोनों दुखी होकर एक दूसरे को देखते हैं आखिर कैसे कंपनी को बचाया जाए। तभी कुछ सॉल्यूशन की बात की जाती है। विल्डर जो है वो कहता है कि रॉबर्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से स्ट्राइक के लिए। एडगर इस बात को नहीं मानता है विल्डर की कि नहीं, रॉबर्ट्स पूरी तरह से, रॉबर्ट्स ने एक्चुअली एक डिस्कवरी की थी कि कंपनी में कुछ मशीन में कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे कि और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो रॉबर्ट्स को उसके लिए 800 पाउंड दिए गए थे, जो कि पूरी तरह से एनफ नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे। ऐसा एडगर का मानना है, जो कि एंथनी का बेटा है। और वो कहता है कि कंपनी ने तो उससे बहुत सारा लाभ कमाया है उसकी डिस्कवरी से, और उसको सिर्फ 800 पाउंड देके टरका दिया। तो एडगर उस बात के लिए भी गुस्सा, वो रॉबर्ट्स उस बात के लिए भी गुस्सा हो सकता है। तभी हार्नेस, जो कि यूनियन का ऑफिशियल है, वो आ जाता है और आकर के डायरेक्टर से कहता है कि भाई मान जाओ, कंप्रोमाइज कर लो, कोई रास्ता निकाल लो, क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो बेचारे ज़्यादा परेशानी सह रहे हैं और वो कहीं न कहीं उनका पक्ष ज़्यादा सही है। उनकी जो डिमांड्स हैं वो ठीक हैं, इसलिए रास्ता निकालो कोई ना कोई। इसके अलावा वो ये भी कहता है स्ट्राइक तो खत्म होगी, डेफिनेटली खत्म होगी, ये कॉम्प्रोमाइज ही होगा कभी न कभी एंड में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि काम कभी हो ना कंपनी खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। जरूर कोई न कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा? जब तक पूरा डैमेज वुड हैव बीन डन, पूरा नुकसान होने के बाद, और तब कोई फायदा होगा नहीं। हार्नेस कहता है कि ठीक है, आज मैं मीटिंग करता हूँ वर्कर्स से, उनसे पूछता हूँ कि क्या कुछ बदलाव आया है उनकी डिमांड में। इसके अलावा डायरेक्टर से वो रिक्वेस्ट करता है कि वर्कर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो कोई न कोई रास्ता निकालो। वर्कर्स जो कि मेन है, रॉबर्ट्स उनका हेड है, ग्रीन, बल्जिन, थॉमस, राउस, ये सब लोग आते हैं और एंथनी उनसे पूछता है कि बताइए क्या चाहिए आपको, व्हाट यू वांट। तो रॉबर्ट इस क्वेश्चन का मजाक बना देता है, वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब, हम क्या चाहते हैं, आपको पता नहीं हम क्या चाहते हैं? फिर वो कहता है कि पहले आप लोग बोलो, डायरेक्टर्स शुड स्पीक फर्स्ट, क्योंकि यदि उसने बोलना शुरू किया तो उसके लिए एक दिन कम पड़ जाएगा। एक दिन में वो इतने मतलब ग्रीवेंसेस भरे हुए हैं रॉबर्ट्स और वर्कर्स के मन में कि यदि उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स बनानी शुरू की तो एक दिन कम पड़ जाएगा भाई साहब, एक दिन में भी नहीं बता पाऊंगा, इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं डायरेक्टर्स। और वो कहता है कि अगर मैंने कंप्लेंट्स बताई तो डायरेक्टर्स यही सोचेंगे कि उनको अपने जो लंदन के जो महल हैं, यहाँ पे टॉन्टिंग वे में बोल रहा है कि लंदन के जो महल हैं उनको छोड़ करके ना आया होता, तुम यही सोचोगे, तुम लोग यही सोचोगे कि अच्छा होता हम लोग ना आते रॉबर्ट्स की इतनी सारी बातें सुनने। वो बहुत ज्यादा लैशेस आउट, बहुत गुस्से में एंथनी हार्नेस के बारे में बोलता है, मजाकिया सरकास्टिक, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि तीखी और व्यंग्यात्मक लैंग्वेज में बोलता है। और कहता है कि तुम लोग वही हो ना, डायरेक्टर्स को बोलता है कि तुम लोग वही हो जिन्होंने वर्कर्स को क्या बोला था, डिसकंटेंटेड डॉग्स नेवर सेटिस्फाइड, हमको कुत्ते बताया था जो कि कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, यही बोला था ना, यही हो तुम लोग। इसके अलावा वो कहता है, एंथनी जो कहता है कि भाई देखो, अभी जो संघर्ष चल रहा है उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वहां सिर्फ एक मास्टर है। वो मास्टर कौन है? कैपिटल, पूंजी।
पूंजी के पास ज्यादा पावर है और यही एकमात्र रास्ता है। तो रॉबर्ट्स कहता है नहीं नहीं, अगर एक ही मालिक है तो वो मालिक भगवान करेगा, वो मालिक हम होंगे। मतलब अगर जिसके हाथ में कमान होगी तो वो हम लोग होंगे, तुम नहीं होगे। रॉबर्ट्स बहुत गुस्से में ऐसा बोलता है। वो एंथनी को ये भी चेतावनी देता है कि अभी तक तुम कभी नहीं हारे हो, लेकिन ये तुम्हारी लास्ट फाइट होगी, ये मैंने बोल दिया है तुमको। और वर्कर्स अपनी एक भी डिमांड कम नहीं करेंगे, ये आप मान लो। मीटिंग जो है वो खत्म कर दी जाती है 5 बजे तक, कि 5 बजे दोबारा मीटिंग होगी। जब वर्कर्स चले जाते हैं तो एनिड जो है, एंथनी की बेटी, वो आती है और बताती है अपने पापा को कि सिवाय रॉबर्ट्स के बाकी सारे लोग, सारे वर्कर्स जो तैयार हैं मन ही मन में, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं स्ट्राइक होते हुए, उनके घरों में खाना भी नहीं बचा है, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, बच्चे उनके भूखों मर रहे हैं। तो रॉबर्ट्स को छोड़ के सारे श्रमिक तैयार हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बस रॉबर्ट्स जो है अकेले उनको बौखलाए रहता है, उनको उत्तेजित किया रहता है। यही मेन है, अगर ये मान जाए तो चीजें सुधर जाएंगी। वर्कर्स जो हैं वो भूखों मर रहे हैं। एनी जो कि रॉबर्ट की बीवी है, वो एट द वर्ज ऑफ डेथ, मरने वाली है, क्योंकि उसे प्रॉपर खाना भी नहीं मिल रहा है और वैसे ही वो दिल की मरीज है। वो रिक्वेस्ट करती है अपने पिता से, भी रिक्वेस्ट करती है एनिड कि कोई न कोई रास्ता पिताजी निकाल लीजिए, क्योंकि जो एनी है वो इनकी मेड होती है, फॉर्मर, इनके घर में उसने कभी काम किया होता है। तो इसकी वजह से भी एनी के प्रति इनके अंदर सिंपैथीज होती हैं। लेकिन एंथनी तो एंथनी है, वो कहता है, ही रिफ्यूजेस, वो मना कर देता है कि देखो बिटिया, तुम कुछ नहीं जानती हो इन सब मामलों में, है ना, तो चुप रहो। तुम्हारी भावनाएं की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं जानती हो कि क्या कैपिटल, क्या लेबर, क्या कंपनी और क्या चीजें हैं। तो इसलिए जस्ट यू प्लीज कीप क्वाइट और मुझे मेरा काम करने दो। इसके अलावा वो, चलो ठीक है, थोड़ी तो आदत अच्छी है एंथनी की भी है, वो उसको एडवाइस कर देता है कि तुम जाके एनी चली जाओ और एनी की हेल्प कर दो अपने लेवल पे। लेकिन वो कहती है कि रॉबर्ट्स जो है वो इतना प्राउडफुल है कि वो कभी भी इस हेल्प को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा हम लोगों से, क्योंकि वो हमें अपना दुश्मन समझता है। तो कोई बात नहीं, टेंच जो है फिर से आ जाता है और वो एंथनी को बताता है कि यदि वो अपने विचार बदलता नहीं है तो क्या होगा, कि हो सकता है बाद में जो बोर्ड मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आपको चेयरमैन का जो पद है वहां से हटा दें। तो इसलिए आप अपने विचारों को बदल लीजिए, इतने सख्ती ठीक नहीं है, जमाना बदल गया है। एंथनी इस बात को सुन के थोड़ा अपसेट हो जाता है, उसको लग रहा था कि मेरी बहुत इज्जत है, लेकिन उसको यानी कि डर लग जाता है। वो एक ग्लास उठाता है विस्की का और एक बड़ी सी आह भरता है और अपनी चेयर पे बैठ जाता है, थोड़ा परेशान होकर के, कि अगर ऐसा होगा तो, मुझे तो लगता था मेरी बहुत वैल्यू है, लेकिन मुझे ही हटाने की तैयारी चल रही है, तो उसको दुख होता है इस बात का। एक्ट सेकंड शुरू होता है। इसमें दो मेजर सीन है एक्ट सेकंड में। तो सीन फर्स्ट हम देखेंगे, करीब 3:30, 3:30 बज चुके हैं। और ये सीन कहाँ का है, रॉबर्ट्स की कॉटेज का, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, मिसिस यू, मिसिस राउस, मिसिस बल्जिन एंड मैच थॉमस। ये जो है, ये इसको कह सकते हैं कि ये रॉबर्ट्स की नाकामयाबी का सबसे बड़ी वजह यही है, मैच थॉमस, जो कि ये अपनी कोशिश ये करती है, भड़काती रहती है सबको। क्यों भड़काती रहती है आगे देखेंगे। एनी रॉबर्ट्स जो है वो 35 साल की बीबी है इनकी, रॉबर्ट्स की, और बेचारी बूढ़ी तो इतनी नहीं है, लेकिन बीमार है, हार्ट पेशेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। वो लेडीज़ वहाँ बैठी हुई वो जिक्र कर रही हैं कि कैसे किया जाए। दे आर हाईली कंसर्न्ड अपने बच्चों की भूखमरी को लेकर के। वो ये भी कहती हैं एनी रॉबर्ट्स से कि आप और रॉबर्ट्स दो ही लोग हो, हम तो बच्चे, हमारे पास तो बच्चे ही हैं, और हम अपने बच्चों को सुला देते हैं कि वो ना खेलें, क्योंकि खेलने से बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है और इनके पास उनको खिलाने के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। तो वो कहती है कि हम अपने बच्चों को खेलने नहीं दे रहे हैं, और आप तो दो ही लोग हो, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है जितनी हम लोगों को, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। और रॉबर्ट्स जो है तुम्हारा पति, ये
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा है, अदरवाइज हमारे बच्चे भूखों नहीं मरते। एनी रॉबर्ट्स बेचारी कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप सुनती हैं उनकी कंप्लेंट्स को। काफ़ी मेच्योर हैं ये। तभी जो है जो मेज थॉमस, वो बहुत ज़्यादा बुराई करती है रॉबर्ट्स की। क्यों बुराई करती है? क्योंकि वह एक लड़का है राउस, जिससे वो प्यार करती है। और राउस जो है वो रॉबर्ट्स को अपना गुरु मानता है, और वो इस स्ट्राइक को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा होता है, और ये चाहती हैं कि मैं राउस से शादी करूं। और शादी जब ही हो पाएगी जब काम धंधा करेगा। बेरोजगार रह के खाली घूम के तो शादी हो नहीं पाएगी। तो इस वजह से मैज थॉमस रॉबर्ट्स के प्रति और ज्यादा वैसे ख्याल रखती है, थोड़े नेगेटिव। शी इज अनेबल टू मैरी राउस, इसलिए वो रॉबर्ट्स से नफरत करती है। ऑलमोस्ट ऑल वर्कर्स आर अगेंस्ट रॉबर्ट्स इन देयर हार्ट्स। 4 महीने हो चुके हैं, भूखे उनके बच्चे हैं, तमाम परेशानियों से वो गुजर रहे हैं। तो सभी मन में कहीं न कहीं यही चाहते हैं कि हड़ताल खत्म हो और हम काम पे लौटें, क्योंकि भुखमरी नहीं देखी जा रही बच्चों की। तो सभी मन से रॉबर्ट्स के विरोधी हैं, लेकिन ऊपर से नहीं कह पा रहे हैं। दे आर रेडी टू थ्रो रॉबर्ट्स अवे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लड़ाई हो जारी रहे। एनिड जो है आ जाती है, और आकर के एनी के घर आई है कॉटेज में। और एनी से पूछती है कि उसने जो खाना भिजवाया था एनिड ने एनी के लिए, एनी रॉबर्ट्स के लिए, उसने वापस क्यों करा दिया। तो एनी बहुत ही विश्वास में अपने बड़े शालीनता से मना कर देती है कि मुझे सिंपली आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, आपने क्यों भिजवाया। तो एनिड जो है वो एनी से पूछती है कि रॉबर्ट क्यों नहीं, ये तुम्हें इतनी परेशानियों में डाल रहा है उसने, और दूसरों को इतनी परेशानियों में डाला हुआ है, क्यों ऐसा कर रहा है। उसे कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। ही शुड कम टू एनी कॉम्प्रोमाइज। और इतनी परेशानियां तुम उठा रही हो, क्या फायदा है। ये बात चली रही होती है कि मैच थॉमस कूद पड़ती है बीच में, और वो एनिड को बहुत भला बुरा कहती कहती, तुम यहाँ पे हमारी जासूसी करने आई हो, क्यों आई हो तुम हमारी झुग्गी झोपड़ियों में, भागो यहाँ से। और तुम्हारे पापा ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो कुल मिला के महिलाओं वाली लड़ाई है जो गांव में कई बार हो जाती है, वैसी हो जाती है मैच थॉमस और एनिड की। लेकिन एनिड जो है वो अच्छी है, एनी मैच को डांटती है कि नहीं नहीं, हमारी मेहमानें यहाँ आई हैं, कोई बात नहीं, और ऐसे बिहेव मत करो। तो मैच थॉमस किसी तरह से अपने आप को रोकती है। एनी रिक्वेस्ट करती है एनिड से कि भैया चली जाओ तुम, क्योंकि रॉबर्ट किसी भी टाइम पे आ जाएगा। अगर आ गया तो वास्तव में वो नफरत करता है एंथनी से, एंथनी की बेटी एनिड है। तो ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, बहुत बुरा लगेगा, लड़ाई हो सकती है। ही विल बी एंग्री इफ यू फाइंड सर इन हाउस, कि अगर वो तुम्हें यहाँ देखेगा तो जाहिर सी बात है उसको गुस्सा ही आएगा। इससे पहले एनिड जाने से पहले उसका जो है किचन चेक करने चली जाती है कि किचन में क्या क्या है। शी शॉक, उसको बहुत बुरा लगता है ये जान करके कि देयर इज नॉट इवन कोल इन रॉबर्ट्स हाउस, कि रॉबर्ट्स के घर में इवन कोयला भी नहीं है, जिससे कि सर्दी में एनी अपने आप को थोड़ी गर्माहट महसूस कराए उस कोयले को जला के। ना तो वहां पे कोयला है, ना चूल्हा जल रहा है, ना खाना बन रहा है। एनिड जो है एनी को बताती है कि उसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड मतलब जो फ्रांसिस अंडरवुड है एनिड का पति, वो वर्कर्स के प्रति सिंपैथी रखता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि भले ही सिंपैथी है, लेकिन वर्कर्स को कम पैसा नहीं मिल रहा है, और इसी बात की लड़ाई है। वर्कर्स को लग रहा है उनको कम पैसा मिल रहा है, और उनको कम पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये भी कहती है एनिड कि वर्कर्स बहुत छोटे छोटे ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ये सारे काम करते हैं, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। एनी इस बात को नकार देती है एनिड की, और कहती है कि रॉबर्ट्स तो ना कभी ड्रिंक करता है, ना कभी गैम्बल करता है, और वो लड़ रहा है तो सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहा है। और रही बात जुए की, तो एक श्रमिक की जिंदगी ओवरऑल एक जुआ जैसी ही है। जिस दिन से वो पैदा होता है जब तक वो मर नहीं जाता, उसकी जिंदगी जुए जैसी ही है कि पता नहीं कब उसके साथ क्या हो जाएगा। बहुत रिस्की काम करते हैं लोग। रॉबर्ट्स ने जो उसको डिस्कवरी के लिए 800 पाउंड मिले थे, वो भी उसने स्ट्राइक पे खर्च कर दिए हैं, लोगों की भलाई के लिए, अपने लिए खर्च नहीं किए। सोचिए इतना अच्छा है वो। तभी रॉबर्ट्स आ जाता है, क्योंकि एनिट नहीं जा पाई, रॉबर्ट्स आ जाता है।
और वो एनिड को बहुत गुस्से में देखता है कि उसके पापा से उसे बहुत नफरत है। दोनों स्ट्राइक को बहुत ज़्यादा उनके बीच बहस हो जाती है एनिड और रॉबर्ट्स के बीच में। और एनिड उससे कहती है रॉबर्ट से कि वो क्यों, उसके पापा से उसे क्या दिक्कत है, जॉन एंथनी से उसको स्पेशली क्या दिक्कत है भाई। तो रॉबर्ट कहता है कि अ, मुझे इतनी नफरत है कि अगर सिर्फ हाथ उठाने से तुम्हारे पिता मौत से बच जाए, मर रहे हो तुम्हारे पिता, और सिर्फ मेरे हाथ उठाने से वो बच जाए, तो मैं उसको बचाने के लिए अपने हाथ की एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा, इतनी नफरत है मुझे एंथनी से। तो एंथनी जो है वो निरंकुशता का प्रतीक है। तभी उसका जो दामाद अंडरवुड है, एंथनी का, एनिड का पति, वो भी आ जाता है। और वो उससे कहता है कि एनिड चलो यहाँ से, यहाँ क्यों आ गई हो। जाने से पहले एनिड जो है रॉबर्ट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती है कि अपनी जो तुमने सोचा हुआ है स्ट्राइक को लेकर के अपने विचार बदलो, कम से कम अपनी पत्नी को ही देख लो कि वो बेचारी मरने की कगार पे है, उसको तुम सिंपल एक कोयला भी नहीं लाके दे पा रहे हो, खाना नहीं लाके दे पा रहे हो जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा गर्माहट रहे उसके शरीर में। लेकिन तो रॉबर्ट्स गुस्से में कहता है, अच्छा कि तुम्हें मेरी चिंता है, नहीं नहीं, तुम्हें अपनी चिंता है, अपने पापा की चिंता है, और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड जो फ्रांसिस अंडरवुड मैनेजर है उसकी चिंता है। तो मेरी चिंता नहीं है तुम्हारी मेरी बीवी की, तुम तो बस ड्रामे कर रही हो। एनिड और अंडरवुड चले जाते हैं गुस्से में। रॉबर्ट्स और एनी दोनों बात करने लगते हैं और देखते हैं दोनों आपस में कि जो लेबरर्स हैं, श्रमिक हैं, उनका करेज कम होता जा रहा है, उनका साहस जवाब देता जा रहा है, उनकी स्पिरिट बहुत लो हो चुकी है, और वो किसी भी समय लड़ाई खत्म कर सकते हैं, किसी भी समय सरेंडर कर सकते हैं, जो कि ठीक नहीं रहेगा। रॉबर्ट्स ये सुन करके बहुत उसे दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है। मैज थॉमस जो है अपने पिता थॉमस को और अपने लवर राउस को एक्साइट करती है कि वो रॉबर्ट्स को छोड़ दें, क्योंकि वह बहुत ही एरोगेंट है और बहुत ही स्टबर्न, बहुत जिद्दी है, घमंडी है। इसके लिए वो लगातार अपने पिता और अपने लवर्स को, अपना जो प्रेमी है उसका राउस, उसको भड़काती रहती है कि रॉबर्ट्स का साथ छोड़ दो, उसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। और तभी जो है मीटिंग उसी दिन होने वाली है लेबरर्स और वर्कर्स के बीच में। अब एक सेकंड का सीन सेकंड है, 4 बज चुके हैं। हार्नेस एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के सारे लोग जो इकट्ठे हैं वर्कर्स, उनके बीच मीटिंग रख रहा है, उनको समझा रहा है, उनको एड्रेस कर रहा है। रॉबर्ट्स एक दीवार के पास भीड़ से दूर खड़े होकर के देख रहा है कि हार्नेस क्या कहता है। हार्नेस उन सब से कहता है कि आपकी डिमांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेसिव हैं, इसीलिए यूनियन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और ज़रूर ही तुम्हें किसी न किसी ने मिसगाइड कर दिया है, मिसलेड कर दिया है, तुम्हें गलत रास्ता दिखा दिया है। तो ये सारा कहीं न कहीं रॉबर्ट्स की तरफ ही है। आप सबको यूनाइटेड रहना चाहिए, अगर आप कहीं भटक गए तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। आप सबको यूनाइटेड रहना चाहिए। और आपने इन सब डिमांड्स की वजह से अपने आप को बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लाके खड़ा कर लिया है। ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत मुसीबत की वजह बन रही है, और आप सब यू आर ऑल स्टार्विंग। तो आपको ज़रूर अपनी डिमांड्स कम करनी पड़ेंगी, तभी आप यूनियन का सपोर्ट ले पाओगे, और यूनियन के सपोर्ट के बिना आपको सफलता भी नहीं मिलने वाली। ये सारी बातें हार्नेस कहता है। तो कुछ लोग उसकी बातों को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हो, और कुछ लोग उसकी बात को सपोर्ट नहीं भी करते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अलग-अलग वर्कर्स प्लेटफ़ॉर्म पे चढ़ कर के अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कहो, कुछ लोग कहते हैं नहीं कहो। तो बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन हो जाती है। राउस जो है प्लेटफ़ॉर्म पे चढ़ जाता है, और वो हार्नेस की बात से एग्री होकर के रॉबर्ट्स को ब्लेम करने लगता है। उसका मन बदल गया है, वो कहता है कि रॉबर्ट्स ने ही ये पूरी जो केओटिक सिचुएशन है वो रॉबर्ट्स ने ही क्रिएट की है, वरना हम लोग इतना ज़्यादा दुखी नहीं होते, 4 महीने हो गए हैं। और उसी अमिड्स द रोर जो शोर होने लगता है पब्लिक में, रॉबर्ट्स आकर के प्लेटफॉर्म पे चढ़ता है, और सब उसकी वोटिंग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही विश्वास के साथ उस भीड़ को फेस करता है,
और जवाब बोलने के लिए तैयारी करता है। रॉबर्ट्स बहुत ही एक्सीलेंट ओरेटर है, बोलने में बहुत माहिर है और वो भीड़ से कहता है, सबसे पहला सवाल उसका यही होता है कि अगर हड़ताल सफल हो जाती है, तो क्या कोई तुम लोगों में से कम हासिल करेगा? कोई ऐसा भी है जो कम लो फायदा मिले मुझसे कम, मुझे ज्यादा मिल जाए? ऐसा तो नहीं है, सबको बराबर ही फायदा मिलेगा। थॉमस के विचारों का वो मजाक बनाता है, हार्नेस की चालाकी की मजाक बनाता है और लोगों के जो कायरतापूर्ण जो एटीट्यूड आ गया है भीड़ में, वर्कर्स में, उसकी भी मजाक बनाता है। वो कहता है कि सरेंडर की बात वो लोग करते हैं जो सिर्फ अपनी भूख शांत कर चुके होते हैं और बाकी भूल जाते हैं। दे आर लाइक एनिमल्स। वो जानवरों की तरह हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, भूख शांत हो गई, भूल गए और कुछ नहीं करना है। वर्कर्स को वो वार्निंग भी देता है कि अब जबकि जीत हमारे दरवाजे पर ऑलमोस्ट खड़ी है, तब हम हार ना माने। अपना जो एटीट्यूड है नॉट टू गिव अप वाला, कि हम हार नहीं मानेंगे, उसको बनाए रखो। अगर छोड़ दिया, हमने हार मान लिया, तो हम हार जाएंगे, क्योंकि जीत लगभग हमारे दरवाजे पर ही खड़ी है। ऐसा वो लेबरर्स को समझाता है। वो ये भी कहता है कि लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये फाइट जो है वो हमारे बच्चों के लिए, इवन उनके बच्चों के लिए भी है, और जो भी आने वाली जनरेशन्स होंगी इन सब के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं ये सब करना, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे ही वो बोलता है, उसके शब्द एकदम जादू की तरह काम करते हैं और सारे लोग एकदम शांत हो जाते हैं, भीड़ में एकदम शांति छा जाती है। तभी क्या होता, एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, इसी टाइम पर रॉबर्ट्स ने फिर से अपने पक्ष में लोगों को कर लिया होता है। तभी अचानक मैच थॉमस आकर के चिल्ला के बोलती है रॉबर्ट्स को कि योर वाइफ इज डाइंग। जैसे उसको ये सुनने को मिलता है, रॉबर्ट्स तुरंत कूदता है अपने उस प्लेटफॉर्म पे जहां वो खड़ा हुआ होता है और घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी पत्नी मरने वाली है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इसी बात का फायदा उठा के मैच थॉमस प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है और लोगों को भड़काने लगती है। कहने लगती, देखो एनी जो है वो मर चुकी है, और उसकी मौत की वजह रॉबर्ट्स का जिद्दीपन है, अक्खड़पन है। उसने बिल्कुल किसी की नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं झुका। और ये बेवकूफ़ी है कि तुम लोग ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, और एक दिन तुम में भी एक एक करके यही सिचुएशन फेस करोगे अगर तुम रॉबर्ट्स का साथ देते रहे। हड़ताल बंद करो, काम पे जाओ। इवांस, जो कि रॉबर्ट्स का समर्थक है, कोशिश करता है लोगों को समझाने की कि एनी की डेथ सिर्फ हमारी वजह से हुई है, तो हमें और ज़्यादा एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन भीड़ जो है उसकी बात को चिल्ला के शांत करा देती है, बेचारा कुछ नहीं कह पाता है। अब ये बहुत ही विचित्र बात है, बड़ी विडंबना है इसमें कि रॉबर्ट्स जो कि जीतने ही वाला होता था लगभग, तभी उसी समय वो अपनी उस जीत को गवा देता है। लोग उसके विश्वास में विश्वास नहीं रख पाते हैं कि कभी चीजें बदलेंगी, और वो सरेंडर कर देते हैं एक तरह से। वो आगे हमें अगले एक्ट में पता चलेगा। अब ये जो सीन है, ये अंडरवुड जो कि एंथनी का दामाद है, उसके ड्राइंग रूम का सीन है। एडगर और एनिड दोनों बात कर रहे होते हैं, अंडरवुड अभी नहीं है वहां पर। एनिड जो है वो एडगर को बताती है कि रॉबर्ट इतना ज्यादा बेकार है कि वो अपनी पत्नी को लगभग मारे दे रहा है। वह अपना मन बदल चुकी है, कि पहले उसकी सिंपैथी थी लेबरर्स के प्रति, अब नहीं है, क्योंकि जब मैं वहां गई हूँ मैंने देखा, क्योंकि इसकी मैच थॉमस से बहस हो गई थी, तो वो कहती है कि उनके मन में बहुत ज़्यादा क्लास फीलिंग्स हैं, वो हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस पाले हुए हैं, पूर्वानुग्रह पाले हुए हैं, जो कि हम ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हाईली कंसर्न अबाउट एंथनी। एंथनी अपने पापा जो कि 76 साल के हैं उसके उनके प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित है। और वो ये भी जानती है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो उसके पापा को चेयरमैनशिप से हटाने की तलाश में है, तो उसको चिंता हो जाती है। एंथनी जो चेयरमैन है वो करीब 30 साल से बना हुआ है, बना 3 साल से चेयरमैन रहा है कंपनी का, तो जाहिर सी बात है उसने कंपनी को ही बनाया है। ही हैज मेड द कंपनी। एडगर, उसका बेटा या एनिड का भाई, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उसे वर्कर्स के प्रति सिंपैथी है,
लेकिन अपने पापा का भी वो भला चाहता है, पिता का भी भला चाहता है, जो कि एंथनी है। एंथनी तभी अचानक आ जाता है, एनिड से पूछता है कि क्या तुम रॉबर्ट्स के घर गई थी, मैंने सुना है। तो वो मानती है, शी एडमिट्स। अब एंथनी एनिड से कहता है कि क्यों गई थी तुम वहां पे। जो तुम लेबर और कैपिटल के बीच जो भेदभाव है चला आ रहा है, गैप, उसको तुम पाटने की कोशिश कर रही हो। बेवकूफी है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि लेबरर्स कभी भी कैपिटल को इस तरह से नहीं मान सकते जिस तरह से हम मानते हैं। तो अब तुम बेकार में अपना टाइम खराब कर रही हो। एनिड अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करना, क्योंकि उसको शक होता है कि डायरेक्टर्स को सीट से हटा सकते हैं, और जैसे ही उसको हटाएंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो वो एंथनी कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या होगा। स्कैंटलबरी और बिल्डर दोनों आ जाते हैं, और एनिड और की एनिड को बताते हैं कि अगर उसके पापा को क्रॉस वोटिंग से हटा दिया गया, जाहिर सी बात है एंथनी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 32 साल से अगला बंदा चेयरमैन के पद पर है। एनिड एनिड और बात करने लगती है रॉबर्ट्स के बारे में। वो कहती है कि रॉबर्ट लगभग उसकी जीभ पर आग है, या ये बहुत ज्यादा फायरी बोलता है। जब बोलता है तो पूरी पब्लिक, पूरी भीड़ श्रमिकों की उसके साथ हो जाती है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी सोशलिस्ट, और वो साधारण समाजवादी नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में दुर्भावना भरी हुई है, बदले की भावना भरी हुई है। बदले की भावना किसके खिलाफ है? वो कहती है कि उसकी जो पर्सनल ग्रज है, व्यक्तिगत जो दुश्मनी है, वो सिर्फ मेरे पिता के खिलाफ है, एंथनी के खिलाफ है। तभी मैच थॉमस आ जाती है और आकर के बता देती है इन लोगों को कि एनी मर चुकी है, यही इनके घर में आके। वो एनिड को ब्लेम करती है कि तुम क्यों आई थी हमारे यहाँ, फिर से लड़ने आ गई स्पाई, कि तुम जासूसी करने आई थी, हमारी मुसीबतों को देखने आई थी, हमारी गरीबी का मजाक बनाने आई थी, क्यों आई थी हमारी झुग्गी झोपड़ी में। एनिड जो है मैच को बोलती है कि भैया मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, तुम जाओ, मुझसे मत लड़ो। दोनों के बीच बहस हो जाती है। वांकिन आकर के निष्कर्ष निकालता है कि जरूर हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत घाटे में चल रही है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कंपनी शुड अर्न एज मच एज प्रॉफिट, इस तरह से कंपनी को फायदा कमाना चाहिए जितना वो सेफ ढंग से कमा सके। विल्डर और स्कैन वांकिन जो है, वो एंथनी के जो अडिग एटीट्यूड है, नजरिया है चीजों को देखने का, उसको पसंद नहीं करते हैं, कि बेकार में ही इसने अपने आप को इतना जिद्दी बनाया हुआ है, चेयरमैन साहब ने, इतना ठीक नहीं है। एडगर आ जाता है तभी, और आकर के बताता है सबको कि एनी की डेथ हो चुकी है। और वो डायरेक्टर्स को इस बात का जिम्मेदार बताता है कि एनी की डेथ हुई है तो सिर्फ तुम लोगों की वजह से। डायरेक्टर इस बात को पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि लड़ाई लेबरर्स ने शुरू की थी, और एनी रॉबर्ट्स पहले से ही बीमार थी, उसका हृदय पहले से ही कमजोर था। ऐसा था नहीं कि अभी बीमार हो गई, वो कई महीने से पहले से बीमार थी। एडगर लेकिन बहुत दुखी होता है एनी की मौत से। एंथनी अपने चिर परिचित अंदाज में बोलता है कि वॉर इज वॉर, चाहे एनिड ओ एनी रॉबर्ट्स मरे, चाहे रॉबर्ट्स मरे, या कोई भी श्रमिक मरे, कुछ भी हो, वॉर इज वॉर। एडगर उसको याद दिलाता है अपने पिताजी को कि उसका जो लड़ाई है हम लोगों की, वॉर जो है वो वर्कर्स के खिलाफ है, उनके बीवी बच्चों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं हम लोग। उनके बीवी बच्चे मर रहे हैं भूखों, तो ये हमारी गलती है, हम जिम्मेदार हैं इसके प्रति। डायरेक्टर्स कहते हैं कि भैया देखो हम तो तैयार हैं, बाकी डायरेक्टर्स, एंथनी ही तैयार नहीं है, तुम्हारे पिताजी तैयार नहीं है किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए, हम तो तैयार हैं, ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। बिल्डर जो है वो कहता है कि हमारा मैटर जो है वो हम हार्नेस के प्रति रखें, क्योंकि हार्नेस यूनियन का मेन ऑफिशियल है, वो लेबरर्स को मना सकता है। जब ये कंप्रोमाइज की बात आती है तो एंथनी एक स्पीच देता है कि अब जब तुम लोग कंप्रोमाइज कर ही रहे हो, तो वो ऐसा स्पीच देता है जो कि इस प्ले का बेस्ट स्पीच है। वो कहता है कि आई हैव बीन द चेयरमैन ऑफ द कंपनी सिंस इट वाज फाउंडेड 32 years ago, and I have fought the main 4 times and never been beaten। 4 बार मैंने लड़ाई लड़ी है श्रमिकों से, और चारों बार मैं जीता हूँ। और 32 साल से मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ, जब से कंपनी बनी थी।
वो आगे ये भी कहता है कि मेरी पॉलिसी और मेरा जो प्रिंसिपल है वो है दृढ़ता का, फर्मनेस का, ये नहीं कि बदल जाए एकदम से। और वो कहता है कि ठीक है, मैं 76 साल का हो चुका हूँ, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ कि मैं हार मान जाऊं, गिव अप, हार मान जाऊं। वो कहता है कि मैं जरूर एक दिन उनको हरा के ही मानूंगा श्रमिकों को, तुम चिंता नहीं करो बाकी लोग। और वो ये भी कहता है, डोंट एग्री विद द मॉडर्न प्रिंसिपल दैट मास्टर्स एंड लेबरर्स आर इक्वल। ऐसा नहीं हो सकता। श्रमिक और पूंजीपति कभी बराबर नहीं हो सकते, जो आजकल की थिंकिंग चलती है। वो कहता है कि कैपिटल का इंटरेस्ट और लेबरर का इंटरेस्ट एकदम जस्ट अपोजिट है, पोल्स अपार्ट, बहुत ज्यादा अपोजिट है। देयर इज ओनली वे टू ट्रीट द मैन, और वर्कर्स को हराने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? आयरन हैंड, कि उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। वो कहता है कि मैं रोमांटिसिज्म या सेंटिमेंटलिज्म और सोशलिज्म के जो आइडियाज हैं मिडिल क्लास वाले, वो मैं पसंद नहीं करता हूँ, मुझे सब बकवास लगते हैं। क्योंकि आपको अगर केक पसंद है और आप चाहो कि केक आपके पास रखा भी रहे और आपको खाना भी पसंद है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप एक ही टाइम पर केक, ये नहीं हो सकता कि आप केक को अपने पास रखे भी रहें और खा भी जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहता है ये तुम डिमांड मान लोगे वर्कर्स की, तो वो और ज्यादा कहेंगे, जैसे ओलिवर ट्विस्ट कहता था। ये चार्ल्स डिकेंस का जो एक नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट, उसका एग्जाम्पल रेफरेंस है, कि जिस तरह से वो मांगता है और खाने को, ठीक उसी तरह से श्रमिक मांगेंगे, वो कभी उनकी डिमांड्स कम नहीं होंगी। फिर वो कहता है कि मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो रिच क्लास के इंटरेस्ट को बचाने के लिए रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं लेबरर्स के खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी रिच क्लास का जो इंटरेस्ट है, कैपिटलिज्म का जो इंटरेस्ट है, वो बचा रहे हैं। अपने बेटे एडगर से कहता है कि भाई तुमने बहुत देर से मुझे ब्लेम कर रहे हो, सबको ब्लेम कर रहे हो कि एनी मर गई, एनी मर गई, भाई हम कैसे जिम्मेदार हो गए? वो पहले से ही उसका हार्ट वीक था, बीमार थी। और फाइट जो है वो लेबरर्स ने स्टार्ट की थी, हमने स्टार्ट नहीं की थी। और एक फेयर फाइट में, एक लड़ाई में, हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे दुश्मन ने क्या परेशानियां उठाई हैं, क्योंकि लड़ाई, वॉर इज वॉर। एडगर अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी तो दया दिखाओ वर्कर्स के ऊपर, उनके पास कुछ जस्टिस तो करो। तो एंथनी कहता है कि देखो, जस्टिस की कोई परिभाषा नहीं है, हमारे लिए जो जस्टिस है दूसरे के लिए वो अन्याय हो जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और एक बार तुमने जो ईल्ड सरेंडर कर दिया, तो तुम्हें हमेशा सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर करने में मान के चलो तुम लोग अपनी ड्यूटीज में फेल हो जाओगे, जो कि नहीं होना चाहिए इस तरह से। आगे वो कहता है कि जब उसका स्पीच शांत हो जाता है, मतलब स्पीच के बाद, तो विल्डर, स्कैंटनबरी, वांकिन और एडगर, ये सब एक अमेंडमेंट या सुधार बिल पेश करते हैं। और उस सुधार बिल में एंथनी जो है अकेला अगेंस्ट है। वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देता है कि भाई मैं चेयरमैनशिप से रिजाइन देता हूँ। और बोलता है कि 50 ईयर, 50 साल हो गए हैं, एंड यू हैव डिसग्रेस्ड मी जेंटलमैन, तुम लोगों ने मेरी बहुत बदनामी की है, मतलब तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम लोग झुक ही गए हो, जो कि गलत है। वर्कर्स को बुलाने के लिए बोल देता है, जो इंतजार कर रहे होते हैं आने का इसके घर में अंदर, की बात की जाए। वो कहता है ठीक है, वर्कर्स को बुलाओ, मैं तो रिजाइन दे ही चुका हूँ, जो भी होगा तो करो बात। अभी थॉमस, ग्रीन, वल्जिन और राउस, ये चारों आ जाते हैं। चारों ही रॉबर्ट्स के खिलाफ वाले हैं। रॉबर्ट्स के साथ जो होते हैं वो होते हैं जांगो और एक इवांस, ये सब होते हैं जो कि नहीं आए हैं। वांकिन उनसे पूछता है कि थॉमस से, कि भाई अब बताओ क्या है तुम्हारा स्टैंड, अब तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है हार्नेस के पास हमारा जवाब है, वो बोल देगा। क्योंकि एनी की डेथ हो चुकी है तो रॉबर्ट्स नहीं आएगा। और जैसे ही वो बोलने वाले होते हैं अपनी टर्म्स कंडीशंस, रॉबर्ट्स आ जाता है। और आते ही डायरेक्टर्स को एड्रेस करते बोलने लगता है कि भाई तुम्हें क्या लगता था कि तुम लोग झुका लोगे, यू विल बी ब्रिंग द वर्कर्स ऑन देयर नीज, कि तुम उनको झुका दोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सिर्फ उनके शारीरिक क्षतियां पहुंचा सकते हो, यू कैन ब्रेक देयर बॉडीज बट कैन नॉट स्पिरिट।
उनकी मन या आत्मा को तुम नहीं तोड़ सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत गुस्से में बोलता है वो। हार्नेस रॉबर्ट्स को रोकते हुए बताता है कि जब से तुम absent रहे हो बहुत कुछ हो चुका है तुम्हारी absent में। उसका मतलब क्या है कि कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ऑल द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, जो इंजीनियर्स और फर्नेस मैन के प्रति जो डिमांड थी जिसकी वजह से ये स्ट्राइक की गई थी, उसको छोड़ के सारी डिमांड्स डायरेक्टर्स ने मान ली हैं। तो रॉबर्ट्स बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि भाई तुमने मुझे धोखा दिया है ना। वो कहता है यू हैव बैक ऑन मी, तुमने पीठ दिखाई दी आखिर। आई हैव स्टूड बाय यू इवन डेथ, ये रेफरेंस है उसकी बीवी की डेथ का, कि मैंने मौत की परवाह भी नहीं की है, तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। और तुमने सिर्फ इस दिन का इंतजार किया था, मतलब कि कब मेरी बीवी मरे मैं ना आ पाऊँ तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। बहुत गलत है, बहुत घटिया है। और आश्चर्य में आकर के वो एंथनी की तरफ देखता है कि तुमने क्या कैसे मान ली सारी कंडीशंस, क्या तुमने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं। और जब उसको पता चलता है कि एंथनी भी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है, उसको भी उठा के फेंक दिया गया जिस तरह से रॉबर्ट्स को फेंका है, तो रॉबर्ट्स जो है वो एक पागलों वाली हंसी हंसने लगता है, जैसे कि बहुत बड़ी गलती हो गई हो। और वो उनसे कहता है एंथनी से सो दे हैव डन अस बोथ डाउन मिस्टर एंथनी, कि तुम हम दोनों को ही उठा के फेंक दिया गया है मिस्टर एंथनी, तुम भी नहीं बचे हो। हार्नेस अपना हाथ रॉबर्ट्स के कंधे पे रखता है, उससे कहता है कि घर जाओ। उसके लिए रॉबर्ट्स जवाब देता है होम, क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी है तो होम का कोई मतलब नहीं बचा। एक ही बीवी थी, बच्चे हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसको लगता है कि घर, होम। बहुत ही सरकास्टिक वे में बोलता है, क्या मतलब है घर जाने का। अंत में हार्नेस जो है वो रिमार्क करता है कि जो रिजल्ट हुआ है इस स्ट्राइफ का वो बहुत ज़्यादा हैवक, वेस्ट एंड सफरिंग रहा है। और एक अच्छी महिला, वुमन डेड, एक अच्छी महिला मर गई बेचारी एनी रॉबर्ट्स। और टू बेस्ट मैन ब्रोकन, टू बेस्ट मैन कौन है यहाँ पर, एंथनी और रॉबर्ट्स दोनों टूट गए हैं, दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया गया है। और इस लड़ाई का जो फनी पार्ट है वो ये है सबसे ज्यादा, कि जिस बात की लड़ाई की गई थी वो सारी डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई हैं, और वो पहले से ही थी। तो मतलब लड़ाई लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, बेकार में ऐसा सब कुछ किया। सेम विच वर पुट बिफोर बिगनिंग ऑफ द ट्राइब, संघर्ष से पहले की डिमांड सारी एक्सेप्ट कर ली गई है। तो इसका मतलब संघर्ष या स्ट्राइफ बेकार में ही की गई है, जो कि किसी काम की नहीं रही बेचारी, यानी रॉबर्ट्स सेक्रीफाइस हो गई। तो ये तीनों एक्ट हैं इस प्ले के जो मैंने हिंदी में आपको समझाए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा, आप सारे आंसर्स दे पाएंगे टीजीटी एग्जाम में। मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्ले के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक